हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ के बारे में और साथ के साथ में जानेंगे आउटसोर्सिंग क्या होती है, केपीओ बीपीओ ये क्या चीज़ है, इनके बारे में जानेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये यूँ समझो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये वाला। और चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, क्लास 12 की ज्योग्राफी। बुक आपकी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यूँ समझो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जनरली इसको बहुत लोग हार्ड समझते हैं, इतना हार्ड है नहीं, पर फिर भी हम देखेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़। देखो, आप सब लोग जानते हैं ज्योग्राफी में जब हमने एक्टिविटीज़ पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने शुरू में 3 एक्टिविटी देखी। पहली एक्टिविटी थी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो लोग नेचर से कनेक्टेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, वो सारी एक्टिविटीज़ कौन सी आ जाएंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, फिशिंग, ठीक है, और घने प्रकार की आपकी वो होती है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आपने प्राइमरी एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, हंटिंग गैदरिंग से लेके पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर में भी कई सारे टाइप्स दे रखे थे, एनिमल रियरिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ हमने फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आपको देखने को मिलेगा, इसमें इंडस्ट्रीज आती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, फिर तीसरा हमने देखा टर्सरी एक्टिविटी, जो ये चली रहा है। टर्सरी में जनरली सर्विसेज आती हैं। अब यहाँ तक तो सब जानते हैं, सर्विस के अंदर ही ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर के अंदर ही, टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही 2 और हैं। एक को हम बोलते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और एक को हम बोलते हैं क्वेनरी एक्टिविटीज़। ध्यान रखना, क्वाटरनरी और क्वेनरी, मतलब आप यूँ समझ लो, अगर मैं आपको कहूँ कि जो लेवल ऑफ स्किल है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपको लेवल ऑफ स्किल है बहुत कम चाहिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इसमें लेवल ऑफ स्किल आपको ज़्यादा चाहिए, है ना, आप ज़्यादा नॉलेजेबल है। टर्सरी एक्टिविटीज़ में थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, क्वाटरनरी में और ज़्यादा चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो चाहिए आपको क्वेनरी में। समझ रहे हो ना? तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेवल ऑफ स्किल भी बढ़ता चला जाएगा। आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्री है, जो राज कर रहे हैं दुनिया पे, जैसे यूएसए, और जो कंपनी है जो दुनिया पे राज कर रही हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोग बाग प्राइमरली इसी में जुड़े रहते हैं। कौन सी में? क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वेनरी एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इनकम भाई साहब इन्हीं से मिलती है। समझ रहे हो? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में खेत में आप पूरे दिन काम कर कितना भी काम कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। इन एक्टिविटीज़ में जो बंदा 1 घंटे भी काम कर लेगा, जो खेत में काम कर रहा है 1 साल के बराबर, उससे बराबर पैसा मतलब यहाँ पे कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों में मतलब पैसे कमा सकते हैं क्वाटरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, एग्रीकल्चर का मामला तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर मतलब हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा एडवांस लेवल है ये, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। एक एक लाइन बताऊंगा मैं आपको, लाइन बाई लाइन समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल दूं। बस सुनना है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, अब जितना लगे, अब मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा। लेट्स बिगिन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टर्सरी एक्टिविटीज़ का ही सब डिवीजन है क्वाटरनरी और क्वेनरी, राइट। तो द सर्विस सेक्टर विच इज नॉलेज ओरिएंटेड कम्स अंडर द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। सर्विस सेक्टर जो कि नॉलेज ओरिएंटेड है, जहाँ पर मतलब नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, छोटे मोटे लोगों की नहीं, स्किल्ड लोग ने एकदम बढ़िया हाई फाई नॉलेज वाले साइंटिस्ट टाइप के जो मतलब लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। These people are highly specialized professionals with a deep knowledge in their particular field। इस क्वाटरनरी सेक्टर में जो लोग होते हैं, इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। मतलब सपोज अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये अपने फील्ड में माहिर होंगे, ये अपने में होंगे, ये अपने में होंगे, ये भाई साहब अपने में होंगे, ये बहन जी अपने में होंगी, है ना। तो सभी अपने अपने फील्ड में क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट, आई एम सेइंग एक्सपर्ट, नॉर्मल नॉलेज, हाईली स्पेशलाइज्ड, है ना। दीज एक्टिविटीज सेंटर्ड अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जो क्वेनरी सेक्टर में जो मेन काम किया जाता है वो किया जाता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। इसमें जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, राइट। एंड मे बी सीन एज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विस, है ना, इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। तो भैया यहाँ पे जो लोग होते हैं, पहली बात तो R&D में काम करते हैं, और ये जो सर्विस होती हैं ये हाईली एडवांस सर्विस होती हैं, और यहाँ पे स्पेशल नॉलेज प्लस टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जा सकते भाई साहब, अभी तो आपने शुरुआत की, आप तो 12th में हो। सोचो अगर आप भी चाहो तो आप भी मतलब रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो, मगर इसमें बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है ना। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्वाटरनरी सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो जिस भी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको डेटा को प्रोड्यूस करते हैं और उस डेटा को शेयर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चलो एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे कोविड-19 आप सबको बताएं, कोविड-19 डिजीज है ना, 2019 में आई थी, है ना। और
जब ये डिजीज आई तो आप सोचो यार, आपको कहाँ से मिल गई यार। आपने सुना होगा कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में सुना होगा आपने, है ना, और कोवैक्सीन के बारे में सुना होगा। कमेंट करके बताओ कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई थी, इन दो में से एक लगवाई होगी प्रोबेबली, है ना, क्योंकि सरकार ने ये दो ही बांटी थी। तो क्या ये वैक्सीन रातों रात आ गई थी क्या? इसके लिए पहले क्या किया गया होगा, डेटा को कलेक्ट किया गया होगा, फिर उसको प्रोड्यूस किया गया होगा और फिर उसको शेयर किया गया। मतलब जो साइंटिस्ट लोग होंगे, इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने जगह जगह जाके पेशेंट का डेटा लिया, फिर उसको कैटेगराइज किया होगा कि हाँ भाई कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, फिर उसको आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स में भेजा हुआ, फिर उस पर क्या हुई होगी, रिसर्च एंड डेवलप हुई होगी, फिर उन्होंने वायरस के बारे में जानकारी निकाली होगी, फिर इसको ये निकाला होगा कि इसका तोड़ क्या है। तो मतलब बड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर R&D वाला जो सेक्शन है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, ये आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर की बात करते हैं अब। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर स्पेशलाइज्ड टर्सरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज। पहली बात तो ये भी नॉलेज से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सारे काम होते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। आप देखो जो डेवलप्ड कंट्री है भाई साहब, डेवलप्ड कंट्री जैसे USA, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, या डेनमार्क, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे आधे से ज़्यादा वर्कर भाई साहब नॉलेज सेक्टर में ही रहते हैं। आपने इंडिया में देखो, इंडिया में मोस्टली 50% से ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं और ये भाई साहब रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, स्पेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सोचो, तो कोई भी देश अगर मतलब ये पहचान है, अगर प्राइमरी सेक्टर में अगर किसी देश में जो लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, समझ लो वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आप टर्सरी सेक्टर में चले गए, टर्सरी में भी क्वाटरनरी और क्वाटरनरी में चले गए, समझ लो बहुत एडवांस है, राइट। देयर हैज बीन ए वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड फॉर एंड कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज फ्रॉम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टैटिस्टिशियंस। तो आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विस है ना, उनकी डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गई है ना। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्टैटिस्टिशियंस, सब कौन से सेक्टर में आ जाते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाते हैं। आप देखो ना भाई साहब, यूट्यूब पर आप देखो, यूट्यूब पर कितने डे टू डे आपको चेंजेस देखे होंगे आपने, है ना। क्या ये अपने आप आ रहे हैं क्या यूट्यूब पे चेंजेस? आप कोई सी भी ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे मोबाइल में, और वो मोबाइल में आप देखो हर 15 दिन के बाद उसमें अपडेट आ जाता है, 10 दिन के बाद अपडेट आ जाता है। अपडेट क्या, उसमें कुछ नया ऐड किया गया? क्या नया अपने आप ऐड हो गया? नहीं भाई साहब, इस पर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तब जाके इन चीज़ों को ऐड करते हैं। उसके लिए इनको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सब लोग किस में आ जाएंगे, क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है ना। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, पर्सनल का मतलब होता है जो लोग काम कर रहे हैं ना, कर्मचारी। पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर्स के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, थिएटर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको नॉलेज होती है। और ये भी किसका पार्ट है, क्वाटरनरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो क्वाटरनरी सेक्टर को भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखना, आउटसोर्स करने का मतलब है किसी काम को दूसरे को दे देना, बाहर वाले लोगों को दे देना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। हालांकि आउटसोर्सिंग पर आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, जस्ट वेट। तो ये रही बात किसके बारे में, क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे क्वेनरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर, क्वेनरी सेक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस्ड जो है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपका क्वेनरी सेक्टर। क्वेनरी सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं, जो क्वेनरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो पीपल एंगेज्ड इन दिस सेक्टर आर हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। भाई साहब, ये इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं क्वेनरी सेक्टर में, वो होते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर चाहे डिसीजन मेकिंग की जाती है, जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की जाती है, इससे संबंधित जो लोग होते हैं वो आते हैं आपके क्वेनरी सेक्टर में। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटो देख रहे होंगे, ये सब सीईओज हैं, अलग अलग कंपनीज के सीईओज हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आप सब इनको जानते होंगे, इलोन मस्क, है ना। इलोन मस्क ने आपको पता है ट्विटर को भी खरीद लिया है, और ट्विटर अब आज की डेट में एक्स बन चुका है। पता है कि नहीं पता? अब यार ये भाई साहब आपको पता है पहले टेस्ला कंपनी चला मतलब थी, फिर इन्होंने स्पेस एक्स में आ गए, अब इन्होंने ट्विटर को भी परचेज कर लिया। मतलब कौन डिसीजन ले रहा है? डिसीजन ये भाई साहब ले रहे हैं हमारे, कौन, इलोन मस्क ले रहे हैं। तो ये भाई साहब किस में आ जाएंगे, क्वेनरी सेक्टर में आ जाएंगे, है ना। क्वेनरी सेक्टर में ऐसे लोग आते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट। अपनी गवर्नमेंट में भी आप देखो, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर सीएम होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वेनरी सेक्टर, राइट।
तो क्वेनरी एक्टिविटीज जो होती हैं ये किन किन चीज़ों पे फोकस करती है? नंबर 1, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़। मतलब ये नए नए आइडियाज़ या जो भी आइडियाज़ हैं उन पर ये काम करते हैं कि यार प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं क्या इसको नए तरीके से कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ नया कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने किसको, ट्विटर को खरीद लिया, और आपको पता होगा ट्विटर का इन्होंने भाई साहब नाम भी चेंज कर दिया है ना। ये सारे काम है ना। स्पेस एक्स में जैसे इन्होंने, आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभी तक, मैं अब तक की बात कर रहा हूँ 2024 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, अब तक एक ही रॉकेट से बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड किसके पास है? स्पेस एक्स के पास है। इन्होंने इसरो का रिकॉर्ड भी बीट कर दिया है ना। तो ये नए नए आइडियाज, यार एक सैटेलाइट, एक रॉकेट से 10 सैटेलाइट छोड़ने, 20 सैटेलाइट छोड़ने, 50 सैटेलाइट छोड़ने, नए नए आइडिया ही तो हो गए। तो नए नए आइडियाज़ पे काम करते हैं, ये एक्टिविटीज़ फोकस की जाती हैं क्वेनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज, अलग अलग जो डेटा यूज की, अलग अलग जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं ना। सपोज इनको मतलब कहीं पर किसी भी देश का मैं अपनी प्लांट खोलना है, जैसे आपको बताया भारत में टेस्ला कंपनी आ रही है, इन्होंने ले लिया, तो यार ये डायरेक्ट थोड़ी ले आते हैं किसी भी देश में, पहले उससे संबंधित डेटा मंगाते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या भारत में यार डिमांड है या नहीं है, क्या भारत में लोग इसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, क्या भारत में लेबर कॉस्ट कैसी होगी। तो ऐसे करके डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये भी इसी में आ जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनको भी इवोल्यूशन करते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी हमें अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। ये सब मास्टर्स हैं यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ना। जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं और ये कंपनियाँ इनका यूज कर रही हैं अपने अपने प्रोडक्ट में, है ना। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी हो गई, क्या इसको यूज करें कि नहीं करें, है ना। ये सारी चीज़ें क्वेनरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, मोदी जी हैं, है ना, ये इसरो कंपनी का रॉकेट है ऊपर छोड़ रहा है। तो ये इसरो भी, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार अब हम चंद्रयान 3 पे काम करेंगे, अब हम चंद्रयान 4 पे काम करेंगे, अब हम गगनयान पे काम करेंगे, अब हम आदित्ययान पे काम करेंगे। तो डिसीजन लेने वाले हो गए ना, तो डिसीजन लेने वाले लोग जो हैं ये सब किस में आ जाएंगे? क्वेनरी सेक्टर के अंदर ही आ जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, पीपल एंगेज्ड इन क्वेनरी एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, क्वेनरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा दे आर कंसीडर्ड एज सब डिवीजन ऑफ टर्सरी सेक्टर, ये शुरुआत में बता चुका हूँ। क्वेनरी सेक्टर जो है सब डिवीजन है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर के अंदर ही क्वाटरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज़ आती हैं। इसमें रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं क्वेनरी में? इसमें आ जाएंगे आपके सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा पेड होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाएंगे, रिसर्च साइंटिस्ट आ जाएंगे, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखो, हालांकि आपको देखने को मिलेगा इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या भले ही कम है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एडवांस इकोनॉमी के लिए। यार इन लोगों की मैं बात कर रहा था, है ना, इसके पास, इस बंदे के पास इतनी संपत्ति है कि कम से कम 50 देशों को खरीद सकता है अकेला। ठीक है, तो इसमें भले ही नंबर कम है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। ट्रेंड्स इन क्वेनरी सेक्टर, क्वेनरी सेक्टर में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, तो देर आर सम न्यू ट्रेंड्स इन क्वेनरी सेक्टर लाइक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड होम सोरिंग। ठीक है, तो मतलब आपको देखने को मिलेगा क्वेनरी सेक्टर में दो ट्रेंड क्या चल रहे हैं। एक तो केपीओ चल रहा है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग चल रही है, और दूसरा होम सोरिंग चल रहा है। होम सोरिंग क्या है? अल्टरनेटिव है आउटसोर्सिंग का। अब इनमें क्या अंतर है यार? आउटसोर्सिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे डिटेल में। होम सोरिंग क्या है? आपने कोरोना काल में देखा होगा बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो जो वर्क फ्रॉम होम होता है उसी को बोलते हैं होम सोरिंग। ठीक है, तो आजकल ये क्वेनरी सेक्टर में कई लोग क्या करते हैं, घर से ही काम करवा देते हैं, ये हो गई होम सोरिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आउटसोर्सिंग का, है ना, बहुत सिंपल सा है। जैसे सपोज हीरो कंपनी है ना, हीरो कंपनी है और आपकी इसकी बाइक बनाती है। क्या बनाती है? अब आपने हीरो की कंपनी में आपने बाइक में देखा होगा, बाइक जो है ना उसमें टायर जो होते हैं या तो अपोलो के होंगे या एमआरएफ के होंगे या सीएट के होंगे। अब यार हीरो कंपनी टायर नहीं बनाती ना, उसने बोल दिया किसको, इसको या तो सीएट कंपनी को बोल देगी या अपोलो को बोल देगी, ये कंपनी है टायर बनाने वाली है ना, या फिर वो एमआरएफ को बोल देगी भाई साहब हमारे लिए टायर बना दो। तो हीरो ने क्या किया, अपना काम किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, किसी दूसरी फर्म को दे दिया। तो दूसरे से जब कोई कंपनी काम करवाती है तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। समझ में आया ना? ऐसे ही आप कोई भी कार देखो, है ना, अब यार अपनी जो व्हीकल है 4 व्हीलर या 3 व्हीलर या 2 व्हीलर या जितने भी व्हीलर हैं आपके पास, इसमें आप देखना इसमें कितने सारे
कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंपनी, जो जिस कंपनी की वो चीज़ है वो खुद नहीं बनाती। अगर हम बाइक की बात करें, एक बाइक को बनाने में कम से कम लगा लो अब 100 से 200 कंपनियों को आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, 100 से 200 ज़्यादा कंपनियों से सामान बनवाना पड़ता है, तब जाके एक बाइक बनती है। एक कार बनाने के लिए कम से कम 400-500 कंपनियों से सामान लेना पड़ता है, तब जाके कार बनती है। इतना सोच लो। तो ये बाहर के लोगों से जो काम करवाती है कोई भी कंपनी, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। फायदा क्या होता है यार, एक कंपनी कितना काम करेगी, तो इससे क्या होता है दूसरे लोगों को दे देते हैं, तो दूसरे लोग क्या है उसको कम पैसे में और बढ़िया करके दे देते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में एक बीपीओ है, क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बीपीओ क्या होता है, ये भी एक मेथड है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो बीपीओ में क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, वो कुछ ऑपरेशंस को किसी दूसरे को दे देंगे कि यार इन ऑपरेशंस को तुम संभालो, और तो ये ऑपरेशन जब दूसरों को दे दिए जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बीपीओ। जैसे अब मैं एक बार और बताता हूँ, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाएंगे। कंपनी में मान लो यार झाड़ू पोंछा करना है, अब यार झाड़ू पोंछा के लिए भी कंपनी कोई अलग से रिक्रूटमेंट करेगी, भर्ती करेगी उनको, तो ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा उस पर। तो कंपनी ने क्या किया, कोई दूसरी कंपनी XYZ, उस कंपनी को बोल दिया भाई साहब हमें झाड़ू पोंछा करवाना है और पर व्यक्ति के हम 10,000 रुपये दे सकते हैं, आप देख लो कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो XYZ कंपनी किसी व्यक्ति को हायर करेगी, वो बोलेगी भाई साहब हम आपको 7,000 रुपये महीने देंगे, आपको काम करना है तो आ जाओ झाड़ू पोंछा लगा लो। तो कंपनी मान लो AB कंपनी है, AB कंपनी ने किसको बोल दिया, XYZ कंपनी को बोल दिया हमें झाड़ू पोंछा लगवाना है, तो XYZ कंपनी किसी बंदे को हायर करेगी तो 7,000 में, और ये XYZ कंपनी AB से कितना ले लेगी 10,000, जबकि AB कंपनी को इसी व्यक्ति को रखने में खर्चा कितना आ रहा था, 15,000 रुपये आ रहा था। तो यार AB कंपनी को कितने का फायदा हो गया, 5,000 का, XYZ कंपनी को कितने का, 3,000 का। तो ऐसे होता है आउटसोर्सिंग वाला काम। किसी भी काम को जब दूसरे को दे देते हैं तो ये होता है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग करने से क्या होता है, हेडेक कम हो जाती है कंपनी की, कंपनी कुछ दूसरी चीज़ों में ध्यान दे सकती है और कंपनी को फायदा भी हो जाता है, ठीक है। इसी में एक और आती है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं KPO। तो BPO में तो क्या होता है यार, बहुत छोटे लेवल पर होती है BPO मैंने अभी बताया ना, BPO में ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, हाईली स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, लो स्किल से भी काम चल जाएगा। आपने देखा होगा ना, आप जब भी कॉल करते हो तो कस्टमर केयर में जो लोग काम करते हैं वो BPO का ही एग्जाम्पल है ना। अलग अलग कंपनियों के कस्टमर केयर होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं कॉल सेंटर्स में, वो BPO का एग्जाम्पल है। कई बार तो ऐसा होता है कंपनी आपकी USA की है और उसका जो कस्टमर केयर है वो जो लोग हैं वो कहाँ से काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, थोड़ी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, तो ऐसे करके काम कर सकते हैं। तो BPO क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज बेस्ड सेक्टर नहीं है, यहाँ पे कम स्किल्स पर भी काम चल जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं उसको लो पेमेंट मिलता है बट कम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये BPO होता है। बट इसका नेक्स्ट लेवल वर्जन है KPO। तो जो अभी हम कह रहे हैं ना क्वेनरी एक्टिविटीज़ में जो आउटसोर्सिंग की जाती है, क्वेनरी एक्टिविटीज में जो आउटसोर्सिंग की जाती है वो है KPO। अब देखते हैं KPO क्या है। तो KPO इज डिफरेंट फ्रॉम BPO। BPO मैंने बता दिया यहाँ पे ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर KPO के अंदर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। KPO में मेनली इंफॉर्मेशन बेस्ड आउटसोर्सिंग है। अब मान लो कोई बड़ी कंपनी है, जैसे सपोज SpaceX कंपनी है ना, SpaceX कंपनी को कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट चाहिए, अब वो USA नहीं जा सकते, तो वो किसी कंपनी को हायर करेंगे, लोगों को हायर करेंगे कि यार आप भले इंडिया से रहते रहते ही हमारा काम कर दो, है ना। तो कुछ लोग इंडिया में रहते रहते ही काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे लोग कैसे हैं, वो हाईली स्किल्ड है। या मान लो इंडिया में उन्होंने IITians को कुछ को हायर कर लिया और यहाँ से इंडिया से काम करवा रहे हैं, तो ये जो IITians इंडिया में काम कर रहे हैं किसके लिए, SpaceX के लिए, ये किसका एग्जाम्पल है, KPO का। मगर बहुत लो स्किल में 15-20 हज़ार की जॉब में आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, BPO का एग्जाम्पल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे फायदा क्या हो जाता है, कंपनी जो है KPO करके कुछ और नई चीज़ों पर भी ध्यान दे सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज भी देख सकती है। तो एग्जांपल ऑफ KPO क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ई-लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, इन सब चीज़ों में KPO की यूज की जाती है। अब हम देखते हैं सिर्फ आउटसोर्सिंग क्या है। अब आउटसोर्सिंग के बारे में इतना नॉलेज तो आ ही गया होगा कि आउटसोर्सिंग क्या है। किसी भी दूसरी कंपनी को जब हम काम दे देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आउटसोर्सिंग बोल देते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, ठीक। मान लो सैमसंग कंपनी को मोबाइल बनाना है, क्या बनाना है, मोबाइल बनाना है। तो सैमसंग कंपनी क्या करती है, कंपनी सैमसंग है, ये क्या करेगी, किसी एक कंपनी को बोल देगी कि आप भैया हमारी स्क्रीन बना दो। मान लो B कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए बैटरी बना दो, C कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए कैमरा बना दो, D कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए प्रोसेसर बना दो, समझ लो। E कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए बॉडी बना दो उसकी, समझ रहे हो ना। तो कंपनी सैमसंग है, इसने अपना काम जो है बाकी कंपनियों को दे दिया ताकि इस पर लोड कम हो जाए, काम की एफिशिएंसी बढ़ सके और कॉस्ट भी कम हो जाए। इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो देखो अब आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, आउटसोर्सिंग मींस गिविंग वर्क
टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और रिड्यूस कॉस्ट। तो किसी भी काम को दूसरी एजेंसी को दे देना ताकि खुद की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें, कॉस्ट कम कर सकें, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अब ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट इमेजिन, चलो इसका और ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज यार यूएसए में अगर ये कोई कंपनी, सपोज यूएसए में अगर ये कंपनी काम करवा रही है लोगों से आउटसोर्सिंग करके, तो यूएसए में यार लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। मगर यही काम यूएसए की कंपनी अगर इंडिया में दे दे, तो इंडिया में आपको पता है गरीबी है, मतलब कंपेरेटिवली यूएसए की तुलना में ज़्यादा है। इंडिया में आपको पता है पेमेंट भी कम मिलता है। तो जो काम यहाँ पे सपोज 10 लाख रुपए में हो रहा है, वही काम इंडिया में कितने में हो जाएगा? 2 लाख रुपए में हो जाएगा। तो बताओ यूएसए की कंपनी आउटसोर्सिंग करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। कितने की बचत हो रही है? 8 लाख की बचत हो रही है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग की जाती है ताकि कॉस्ट को बचा सकें, अपनी खुद की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। अब यार 8 लाख रुपए बच रहे हैं तो उसको कहीं दूसरी जगह पर लगा लेगी ना कंपनी। तो आउटसोर्सिंग इसलिए करते हैं ताकि कॉस्ट बचा सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशंस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑफशोरिंग। तो अगर सपोज कोई यूएसए में बैठी हुई कंपनी अपने काम को ट्रांसफर करती है इंडिया की कोई कंपनी को, इसको हम बोलते हैं ऑफशोरिंग। क्या बोलते हैं? ऑफशोरिंग बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑफशोरिंग क्या होता है? जब कोई देश किसी काम को किसी दूसरे देश से कराता है, ओवरसीज लोकेशन मतलब किसी दूसरे देश से कराता है, इसको हम बोलते हैं ऑफशोरिंग बोलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर केयर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज, एट टाइम ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है इनको हम क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं। अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट समझ लो आउटसोर्सिंग के, 3 टाइप। नंबर 1 ऑफसोर्सिंग। ऑफशोरिंग मैंने अभी जस्ट आपको बताया। एक है ऑनशोरिंग और एक है नियर शोरिंग। तीनों में अंतर समझना, हालांकि बुक में बस एक ही दे रखा है ऑफशोरिंग, मगर अब मैं आपको तीनों समझाता हूँ। देखो, अगर सपोज कोई कंपनी यूएसए में काम करती है, कहाँ पे काम करती है? या चलो यूरोप में काम कर रही है। कहाँ पे कर रही है? यूरोप में। और यूरोप में भी इंग्लैंड में काम कर रही है। ठीक है, ये वाली लोकेशन आपको पता है इंग्लैंड है। ठीक है, पहली चीज़ देखते हैं ऑनशोरिंग। ऑनशोरिंग क्या होती है? अगर मान लो कोई इंग्लैंड की कंपनी, कहाँ की कंपनी? इंग्लैंड की कंपनी आउटसोर्सिंग के लिए किसी इंग्लैंड की ही कंपनी को काम दे दिया। इंग्लैंड की कंपनी है, किसी दूसरी इंग्लैंड की कंपनी को कुछ काम दे दिया है ना। जैसे मान लो मोबाइल की कंपनी को, तो बोल दिया कि यार हमारी बैटरी बनानी है, तो इंग्लैंड की कंपनी को बैटरी बनाने का काम दे दिया। तो जिस देश की कंपनी अगर वो काम आउटसोर्सिंग के दौरान उसी देश की कंपनी को देती है, तो इसको तो बोलते हैं ऑनशोरिंग। अगला है नियर शोरिंग। नियर शोरिंग का मतलब क्या है? इंग्लैंड की कंपनी है, अपने आसपास कोई कंट्री है, अपने बिल्कुल क्लोज में कोई कंट्री है, सपोज फ्रांस हो गया है ना, और नीदरलैंड हो गया, उस कंपनी को दे दिया कि यार ये हमारा आप काम कर दो, तो वो हो जाएगी नियर शोरिंग। अब अगला है ऑफशोरिंग। मान लो कंपनी इंग्लैंड की है और उस काम कहाँ से करवा रही है? इंडिया से करवा रही है। कहाँ से करवा रही है? इंडिया से। तो ये हो जाएगी ऑफशोरिंग। समझ गए ना? ओके, तो अब फायदे क्या हैं यार आउटसोर्सिंग के? समझ गए ना? अब आपको पता है ना इंडिया में क्यों लोग आते हैं, इंडिया से क्यों ज़्यादा आउटसोर्सिंग करवाते हैं? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भर के है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो काम इंग्लैंड का कोई वर्कर या इंग्लैंड का कोई मतलब व्यक्ति कि मतलब 2 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से कर रहा है, इंडिया में वही काम 20,000 रुपये के हिसाब से हो जाएगा। तो सोचो यार कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा? तो इट हैज़ रिजल्टेड इन ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका, एंड इट हैज जनरेटेड जॉब्स इन दीज कंट्रीज। तो समझ में आ रहा है ना? तो जनरली क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, कौन से कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑफशोरिंग करते हैं। कहाँ से ऑफशोरिंग करते हैं? डेवलपिंग कंट्री से। एग्जांपल, डेवलप्ड में आप यूएसए ले लो और डेवलपिंग में आप इंडिया ले लो। ठीक है, समझ रहे हो ना? इंडिया में क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सस्ते वर्कर मिल जाते हैं, सस्ते, और सस्ते वर्कर मिलते हैं तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है कंपनीज का। तो इसकी वजह से, आउटसोर्सिंग की वजह से, जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, या फिर मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, या जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ये करते हैं आउटसोर्सिंग, और इन देशों में जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। समझ में आ रही बात? आउटसोर्सिंग कहाँ से ज़्यादा की जाती है? जहाँ पे सस्ते वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं, और इन कंट्रीज को हम बोलते हैं आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज। अब आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज क्यों बोलते हैं? अब आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा इंडिया के जो वर्कर हैं, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह पे काम करने जाते हैं। तो ऐसे कंट्रीज को हम बोलेंगे आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज। मगर जब इन देशों को काम मिलेगा दूर बाहर से,
तो ये माइग्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इन दीज कंट्रीज बाय आउटसोर्सिंग रेट ऑफ माइग्रेशन हैज कम डाउन। आउटसोर्सिंग बढ़ने की वजह से इन देशों में माइग्रेशन की समस्या थोड़ी कम हो गई है। मगर अब इससे एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है, देखो अब मान लो यूएसए की कोई कंपनी काम कहाँ करवा रही है, इंडिया से करवा रही है। अब यूएसए के लोग नाराज हो जाएंगे, भाई यार तुम तो यार गजब हो। यूएसए के लोग नाराज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलेंगी। जॉब किसको मिल रही है, अब इंडिया के लोगों को मिल रही है। देखो मैनी आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ्स इन देयर रेस्पेक्टिंग कंट्रीज। अब यूएसए के यूथ क्या कहेंगे, यार हमें तो जॉब नहीं मिल रही है ना। अब कंपनी यूएसए के लोगों को क्यों नहीं दे रही नौकरी, क्योंकि यूएसए के लोग जो हैं ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, जो जॉब देने वाली कंपनी, आउटसोर्स करने वाली कंपनी, उसी के देश के यूथ कई बार क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, इस चीज़ का मना करते हैं आउटसोर्सिंग करने की, राइट। द रीजन बिहाइंड द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आउटसोर्सिंग इज मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ऑफिस इन डेवलपिंग कंट्रीज विद मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्यों आउटसोर्सिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई यूएसए की कंपनी इंडिया में प्लांट ओपन करती है, इंडिया से आउटसोर्सिंग करती है, तो इंडिया में उनको जो ऑफिस को ऑपरेट करने में जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है, इससे उनको प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा प्रोसेसिंग कैन बी ईजिली कैरिड आउट इन एशियन, ईस्ट यूरोपियन और सम अफ्रीकन कंट्रीज। दे प्रोवाइड स्किल्ड IT स्टाफ विद गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वर्किंग एट लोअर वेजेज एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेटा प्रोसेसिंग बहुत आसानी से कहाँ की जा सकती है, एशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सम अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर क्या होता है, स्किल्ड लोग मिल जाते हैं, अच्छी अंग्रेजी इनको आती है और कम पैसे में काम करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, इसलिए आउटसोर्सिंग ज़्यादा करते हैं इन देशों से, ठीक है। सपोज एक कंपनी है हैदराबाद या मनीला में, है ना, एक कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद या मनीला कुड वर्क फॉर ए प्रोजेक्ट ऑफ MNC बेस्ड इन USA और जापान। कोई हैदराबाद में या मनीला, मनीला आपको पता फिलीपींस की कैपिटल है, हैदराबाद इंडिया में ही है, यहाँ पे कोई कंपनी है, ये USA और जापान की कोई MNC कंपनी के लिए काम कर सकती है। और हैदराबाद और मनीला वाली कंपनी का है, कम पैसे में USA की और जापान की कंपनी का काम कर देगी। अगर जापान की कंपनी या USA की कंपनी वहीं के लोगों से काम करवाएगी तो पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट आर ऑल्सो लोअर्ड इन दीज कंट्रीज विच मेक्स ऑपरेशन मोर प्रॉफिटेबल। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। अगर कोई कंपनी खुद ऑफिस खोलेगी, अगर USA में ऑफिस लगाएगी, वहाँ पे लोगों को मतलब जॉब देगी, तो वहाँ पे बाहर के खर्चे ज़्यादा होते हैं, ऊपरी खर्चे ज़्यादा होते हैं। और यही ऊपरी खर्चे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, इन देशों में ये ऊपरी खर्चे क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो अगेन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार फिर सुनना, इनको आराम से एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करना और बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हर चैप्टर का एक एक टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है। आप टॉपिक का नाम डालो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ना मिले तो आप बताना, ठीक है। सारे चैप्टर अपलोड कर दिए। अब नंबर आएगा आपका इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी के जो चैप्टर रह गए उनको हम कंप्लीट करेंगे। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।